अस्सलाम वालेकुम। दिन भर की ताज़ा खबरों, तज्जियों और जायज़ों के साथ मैं हूँ जन्नत जमशेद और मैं हूं ज़ीशान बशीर। नाज़रीन, प्रोग्राम में आज हम सबसे पहले बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट में होने वाली एक अहम समाअत के हवाले से, जहां इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के खत पर अज़ खुद नोटिस केस की समाअत थी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चीफ जस्टिस की सरबराही में जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस जमाल मंदोखेल, जस्टिस अतर मिनल्ला, जस्टिस मुस्तरद हिलारी और जस्टिस नईम अख्तर अफगान पर मुश्तमिल बेंच ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के खत पर अज़ खुद नोटिस केस की समाअत की। दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि अदलिया को अपनी मर्जी के रास्ते पर धकेलना भी मुदाखलत है। मैं इस अदालत की तारीख का नहीं, अपने दौर का जिम्मेदार हूँ। मुल्क में बहुत ज़्यादा तकसीम है, लोग शायद अदलिया की आज़ादी नहीं चाहते। तय कर लें कि हम किसी सियासी ताकत, हुकूमत या हसास इदारे के हाथों इस्तेमाल नहीं होंगे। जबकि चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि हम कंडक्ट से दिखाएंगे कि मुदाखलत है या नहीं। जजेस का हुक्मनामा दिखाता है, बताता है कितनी मुदाखलत है और कितनी आज़ादी है, कितनी नहीं। हम नहीं समझते कि हम मुदाखलत का मामला संजीदगी से नहीं लेते। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि हमारे पास मौका है इस मामले को हल करें। अंदरूनी दबाव या बैरूनी, हमें इसे दूर करना है। हमें हाई कोर्ट्स और अदलिया को बाइख्तियार बनाना है। हमारे पास इससे मुतालिक सुनहरी मौका है और हमें कोई मखसूस तरीक़ाकार बनाना होगा। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए, ये सिर्फ मुदाखलत नहीं बल्कि हमारे 2 जजेस को टारगेट किया गया। अगर कोई भी मस्बत तजावीज़ देना चाहता है, चाहे वो पार्टी केस में है या नहीं, वो दे सकता है। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने मजीद कहा कि हमने नोटिस लिया हमारे साथ क्या हो रहा है, जबकि जस्टिस मंसूर अली शाह का कहना था कि हमें मुदाखलत के सामने रुकावट खड़ी करना होगी। जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा कि रियासत को अदलिया की आज़ादी का तहफ़्फ़ुज़ करना है। मैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में रहा, किसी ने मुदाखलत नहीं की। जस्टिस बाबर सत्तार के साथ जो कुछ हो रहा है वो सामने है। चीफ जस्टिस ने कहा कि अगर मेरे काम में मुदाखलत हो और मैं ना रोक सकूं तो मुझे घर चले जाना चाहिए। समाअत के दौरान जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने कहा कि मुल्क में 3 एजेंसियां हैं, ये किस कानून के तहत काम करती हैं। उन्होंने ये अहम सवाल उठाया। ये अहम समाअत है जो कि आज हुई है और बड़े अहम रिमार्क्स यहाँ पर जस्टिस साहिबान की जानिब से दिए गए हैं। लार्जर बेंच इस केस की समाअत कर रहा है। चीफ जस्टिस ने इस मौके पर यह कहा कि जी, इस अदालत की तारीख का नहीं, मैं अपने दौर का जिम्मेदार हूँ। मुल्क में बहुत ज़्यादा तकसीम है। वाज़ेह रहे कि जो 6 जजेस थे उनके ख़त के हवाले से पहले एक कमीशन कायम किया गया था, लेकिन उस पर बहुत ज़्यादा एतराज़ात उठाए गए थे और फिर ये कहा गया था कि अज़ खुद नोटिस इस पर होना चाहिए, जिस पर सुप्रीम कोर्ट की जानिब से सुम उठा लिया गया और ये 6 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील दिया गया जो कि इसकी समाअत कर रहा है। अब अगली समाअत पर जो है वो मुमकिना तौर पर फुल कोर्ट भी जो है वो तश्कील दिया जा सकता है। जी, जस्टिस शब्बर रज़ा रिजवी साहब, आप इस बारे में बात कर रहे थे। जी, मैं कह रहा हूँ ये बहुत अच्छा फैसला है सुप्रीम कोर्ट का कि जितनी भी ओपिनियंस आई हैं हाई कोर्ट से उनको जो है पब्लिक किया जाए। इससे ये फ़ायदा होगा कि वकला साहबान और सिविल सोसाइटी के लोग, रिटायर्ड जजेस, उन तक ये तजावीज़ पहुँच जाएंगी। और सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि कोई भी चाहे तो अपनी तरफ से इन तजावीज़ को पढ़ने के बाद कोई तजवीज़ दे सके तो वो दे। एक अच्छा है, उन्होंने इसको दावत आम भी दे दी लोगों को। और मैंने पहले भी कह चुका हूँ कि ये 6 जजेस का जो खत लिखने का जो फैसला था वो बहुत अच्छा था, क्योंकि जो चीज़ें अंडर द कारपेट हो रही थी वो उन्होंने ना सिर्फ सुपीरियर जुडिशरी को एज ए होल कॉन्फिडेंस में लिया, बल्कि मैं समझता हूँ पाकिस्तान की 24 करोड़ या 22 करोड़ 25 करोड़ जितने भी लोग हैं उनको भी कॉन्फिडेंस में भी लिया, ऑन बोर्ड भी लिया। और इसलिए सुप्रीम कोर्ट के पीछे, सुपीरियर जुडिशरी के पीछे जो भी वो प्रोसीडिंग करें, जो भी फैसला करें, तो ना सिर्फ वकला बरादरी बल्कि पूरी पाकिस्तान की पब्लिक की सपोर्ट उनको होगी। साहब, ये फरमाइएगा कि चीफ जस्टिस पिछले दिनों जब कराची में मौजूद थे, एक तकरीब से उन्होंने ख़िताब किया। उन्होंने कहा कि जी, मेरे दौर में कोई मुदाखलत का वाक़या जो है वो मामला सामने नहीं आया। आज भी उन्होंने ये चीज़ दोहराई है कि मैं अदालत की तारीख का नहीं बल्कि अपने दौर का ज़िम्मेदार हूँ। आप नहीं समझते कि ये मामला वंस फॉर ऑल अगर रिजॉल्व होना चाहिए तो इसके साथ साथ जो गुज़श्ता या साबिक जज साहिबान हैं या चीफ जस्टिस साहिबान हैं उनसे भी इस हवाले से फिर पूछा जाना चाहिए कि आया कि उनके सामने ये मामला आया था या नहीं आया था, और अगर आया था तो फिर क्यों नहीं इसको रिजॉल्व किया गया? आई थिंक पुरानी बातों को इन्वेस्टिगेट करना या उनको खदेड़ना से असल हम ऑब्जेक्टिव से हो जाएंगे। जब भी कोई चीज़ अच्छी हो
तो उसको कर लेना चाहिए। अब अगर हम पास्ट में आएंगे और नई नई चीज़ें आएंगी इस वक्त और मुस्तकबिल को हम सेव कर लें, प्रेजेंट को और फ्यूचर को, तो मेरा ख्याल है ये बड़ी अचीवमेंट होगी। कौमों की जिंदगी कई चीज़ें, कई मसले आते हैं जो एक जनरेशन में हल नहीं होते, 2 में, 3 में नहीं होते। तो इसी तरह हम जिनकी तरफ देखते हैं, जो इस वक्त स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसीज हैं, जुडिशल सिस्टम है। लेकिन सर अगर हम पाकिस्तान की तारीख देखें तो पाकिस्तान की तारीख इससे भरी पड़ी है। हमने ऐसे बहुत से केसेस देखे हैं जिसमें हमें इस तरह के इल्ज़ामात लगाते हुए रिटायर्ड जजेस नज़र आए हैं। कहिएगा कि जैसा कि आज समात के दौरान भी रिमार्क्स आए कि इससे सुनहरी मौका अदलिया के पास नहीं हो सकता कि मुदाखलत को ख़त्म किया जा सकते। डू यू थिंक कि ऐसा हो सकेगा, मुमकिन हो पाएगा अगर हम पाकिस्तानी सिस्टम को समझें तो? बिल्कुल, इस वक्त बड़ा अच्छा मौका है। जैसे मैंने पहले कहा कि अदलिया के साथ पीपल ऑफ पाकिस्तान उनकी बैक पे हैं, उनके लिए वो बहुत अच्छा मौका है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि अदलिया इस मौके से फ़ायदा उठाएगी और मुस्तक़बिल के लिए और प्रेजेंट के लिए वो ऐसा फैसला दे जाएंगे कि इस किस्म की इंटरफेरेंस जो है वो नामुमकिन हो जाएगी। और अगर खुदा न खास्ता मेरी अल्फाज जो है मैं ना साबित हूँ, खुदा न खास्ता अब अगर नहीं ये फैसला हुआ या ऐसे कोई स्टेप्स लिए गए फिर कभी भी नहीं होंगे। और खुदा न खास्ता फिर ना सिर्फ ये कि हम अदलिया की आज़ादी से महरूम हो जाएंगे, बल्कि खुदा न खास्ता डेमोक्रेसी से भी महरूम हो जाएंगे। ये नो और नेवर वाला मामला है। इसको इसलिए मैं कह रहा हूँ, पिछली जो है वो चीज़ों को उखाड़ने के बजाय, खोदने के बजाय मौजूदा रिजवी साहब, आपकी बात बजा है कि गुज़िश्ता जो चीज़ें हैं उन्हें ना सामने लाया जाए, ना जो है वो उखाड़ा जाए, लेकिन फिर आपको नहीं लगता कि जो गुज़िश्ता फैसले आए थे वो भी फिर कंट्रोवर्शियल हो जाएंगे या उनकी हैसियत जो है वो मशकूक हो जाएगी अगर ये मामला इसी तरह से रहता है? तो ये सुप्रीम कोर्ट जब अपना फाइनल फैसला देगी ना, तो उसमें ज़ाहिर है कि वो इसके मतलब कोई ना कोई फाइंडिंग और ऑब्जर्वेशन देंगे। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि अगर आपने ये 47 से ये मामला शुरू किया तो ये मामला बहुत लंबा हो जाएगा और सकता है ये प्रोसीडिंग्स कई महीने चलती रहें। इसलिए जो ठीक है, अब देखना ये है कि जो आइंदा समात होगी उसमें क्या दलाइल दिए जाते हैं और इस केस का क्या आता है। जस्टिस रिटायर्ड शबर रजा रिजवी साहब हमारे साथ मौजूद है। सर बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। पाकिस्तान के लिए नए प्रोग्राम की मंजूरी दे दी गई है। 1.1 अरब डॉलर जो है वो पाकिस्तान को मिलेंगे और ये इंतहाई पॉजिटिव डेवलपमेंट है पाकिस्तान के लिए। वज़ीर आज़म की जानिब से भी इस सिलसिले में इज़हार इत्मीनान किया गया और ये कहा गया कि मौशी इस्तेहकाम हासिल करने में इसमें मदद मिलेगी, लेकिन साथ ही साथ इस अज़म का भी वज़ीर आज़म ने इज़हार किया कि हमारी ये कोशिश है कि पाकिस्तान को मौशी तरक्की की राह पर गामज़न करते हुए इन कर्ज़ों के मामलात से निजात हासिल कर सके। बिल्कुल ऐसा ही है और पाकिस्तान की मईशत के लिए बहुत अच्छी खबर है कि IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने स्टैंड बाई अरेंजमेंट के तहत दूसरा जायज़ा मुकम्मल कर लिया है और पाकिस्तान के लिए 828 मिलियन SDR की रकम भी मंजूर कर ली है। स्टेट बैंक को IMF से अपने अकाउंट में 828 मिलियन SDR तकरीबन 1.1 अरब डॉलर मौसूल हो गए हैं। दिन भर में आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं किसानों की कि हुकूमत की नाकिस पॉलिसी से किसानों की साल भर की मेहनत रायगा होने लगी है। खेतों में पड़ी गंदुम मौसमी असरात से न सिर्फ खराब होने लगी बल्कि अपना हक मांगने वाले किसानों पर हुकूमत ने जुल्म के पहाड़ तोड़ दिए हैं। गुज़श्ता रोज़ पंजाब असम्बली तक एहतजाज के लिए किसी किसान को पहुंचने ही नहीं दिया गया। किसान बोर्ड के सदर समेत 30 से ज़ायद किसान मुजाहिरीन को गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि चेयरमैन किसान इत्तेहाद खालिद बाट का कहना है कि हमारे 1000 से ज़ायद किसानों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि 200 से ज़ायद किसान अब भी ज़ेरे हिरासत हैं। निगरान हुकूमत के बेवक्त गंदुम इंपोर्ट करने से गंदुम के ज़ख़ीरे में जगह तक मौजूद नहीं है। ताहाल पंजाब हुकूमत किसानों से गंदुम की खरीदारी का फैसला ही नहीं कर सकी। किसान सरकारी कीमत पर गंदुम की खरीदारी होने से न सिर्फ परेशान हैं बल्कि छोटा किसान तो औने पौने दामों ओपन मार्केट में माफिया को अपनी गंदुम फरोख्त करने पर मजबूर हो गया है, जिसकी वजह से उन्हें शदीद मुश्किलात का भी सामना है। ये मामला लाहौर हाई कोर्ट में भी है। अब देखना यह है कि इस पर क्या मामलात सामने आते हैं, चूँकि पंजाब हुकूमत की जानिब से ताहाल किसी भी किस्म का
کوئی بڑا فیصلہ اس سلسلے میں نہیں کیا گیا ہے. کسانوں کی جانب سے ایک طرف احتجاج کا سلسلہ جاری ہے تو دوسری طرف ان کی گرفتاریاں بھی ہو رہی ہیں, اور کسان اتحاد کی جانب سے یہ الزام لگایا گیا ہے کہ ان کے متعدد رہنما اور متعدد کسان ابھی تک جو ہے وہ زیر حراست ہے. ٹھیک ہے, اسی تمام تر معاملے پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں منظور قادر بھنڈر صاحب جو کہ ماہر قانون ہیں. سر بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. سر کہیے گا کہ جس طرح سے کسانوں کی گرفتاریوں کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے اور کسانوں نے بھی برملا کہہ دیا ہے کہ اپنے مطالبات پورے ہونے تک احتجاج جاری رکھیں گے, تو یہ تمام معاملات اب عدالتوں میں ہیں, تو آپ کو لگتا ہے کہ عدالت فوری طور پر کسانوں کو ریلیف دے سکتی ہے؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ میں نہیں سمجھتا یہ کوئی پٹیشن والی بات ہے, یا یہ جو میٹر ہے یہ پٹیشن والا ہائی کورٹ والا ہے, کیونکہ اس میں تو فوری ایکشن کی ضرورت ہے, فوری کارروائی کی ضرورت ہے. تو جو پٹیشنز ہوتی ہیں وہ سب دنیا جانتی ہے, سب لوگ جانتے ہیں کہ پٹیشن فائل ہوتی ہے, وہ ایڈمٹ ہوتی ہے, پھر اس پہ جواب مانگا جاتا ہے. اور جو سیاسی گورنمنٹس ہوتی ہیں, سیاستدان جو ہوتے ہیں, ان کی جو گورنمنٹس ہوتی ہیں وہ جواب دینے میں بڑی تاخیر کرتے ہیں, وہ اس معاملے میں بڑے ماہر ہوتے ہیں. ڈیلنگ ٹیکٹس جسے کہتے ہیں, وہ تاخیر کرنے میں بڑے ماہر ہوتے ہیں, ان کو کوئی جلدی نہیں ہوتی. تو وہ جب جواب مانگا جائے گا تو پھر حکومت کی طرف سے جواب آئے گا, اس میں کتنا وقت لگتا ہے, کتنی دفعہ موقع دیا جاتا ہے, کتنی دفعہ پھر وہ جواب کے لیے التجا کرتے ہیں, درخواست کرتے ہیں عدالت سے. تو اس وقت تک تو میں سمجھتا ہوں کہ کسانوں کا کچومر نکل جائے گا. یہ عدالت والا اور پٹیشن والا معاملہ مجھے نظر نہیں آتا. تو اس میں تو فوری ایکشن کی, فوری کارروائی کی, فوری ریلیف کی ضرورت ہے کہ کسانوں کو جو ہے وہ فوری طور پر باردانہ ایشو کیا جائے, اور جو گندم کی خریداری ہے وہ بجا ہے. منظور صاحب, لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ نگران حکومت نے جس طرح سے گندم امپورٹ کی اور وہ بھی ضرورت سے زیادہ, اس پر باز پرس ہونی چاہیے, عدالت کی جانب سے پوچھا جانا چاہیے؟ سمجھتا ہوں کہ کہیں نہ کہیں کوئی پہلو اچھا بھی ہوتا ہے. اگر اس نظر سے بھی دیکھیں تو جو نگران گورنمنٹ تھی, کاکڑ کی گورنمنٹ, وہ لامحالہ کچھ بہتر کرنا چاہتی تھی, کیونکہ آٹے کا بحران پیدا ہو گیا تھا. تو وہ سمجھتے تھے کہ یہ گندم خریدنا جو ہے وہ ضروری ہے. لیکن پاکستان میں جو وارداتیے ہیں وہ واردات اس طریقے سے ڈالتے ہیں, اتنی زبردست واردات ڈالتے ہیں کہ واردات کو بھی پتہ نہیں چلتا کہ میں ڈل گئی ہوں یا میں واردات ڈال کے آئی ہوں. جنہوں نے گندم خریدی 30 لاکھ ٹن کے قریب انہوں نے گندم خریدی, کہ اس کی قطعاً ضرورت نہیں تھی. اتنی گندم خریدیں کہ جو آٹے کا بحران ہے وہ 2-3 ماہ میں ٹل جائے, حل ہو جائے. اور سب کو پتہ ہے کہ مارچ میں سندھ سے جو ہے وہ گندم آنا شروع ہو جاتی ہے, اور کسان جو ہیں وہ ایک پاکستان کا ایک کماؤ بیٹا ہے اور ایک کماؤ پوتا ہے, اور پتہ ہے کہ اب مارکیٹ میں آنے والی ہے اور آ جائے گی. تو ان کو اس قدر مقدار میں نہیں خریدنی چاہیے تھی, ان کو اس حد تک خریدنی چاہیے تھی کہ حکومت کو پتا تھا کہ گندم کی فصل جو ہے وہ تیار ہونے والی ہے, تو گندم کو امپورٹ کیوں کیا گیا؟ اچھا بتائیے گا کہ اب موجودہ حکومت کے پاس اس کا حل کیا ہو سکتا ہے, کیا کر سکتی ہے موجودہ حکومت کسانوں کی خوشحالی کے لیے؟ حکومت سب کچھ کر سکتی ہے, حکومت کے پاس وسائل ہیں. میں گزارش کروں کہ 2 ماہ کے لیے اپنے اخراجات, اپنی یاشیاں بند کر دیں, عمرے بند کر دیں, پروٹوکول بند کر دیں, وہ شہانہ انداز 2 ماہ کے لیے صرف بند کر دیں. تو گندم خریدیں, گندم خرید کے وہ جو سرکاری گودام ہے, پاسکو کے ہیں, ان کے اپنے ہیں, محکمہ فوڈ کے ہیں, اور پرائیویٹ گودام بھی ہیں, وہاں گندم رکھی جا سکتی ہے, اس کو رکھا جا سکتا ہے. اور بالکل خریدنی چاہیے ان کو. اگر اس کو مشکل فیصلہ سمجھے, مشکل فیصلہ بھی کر کے کسانوں کی گندم منظور خریدنی صاحب چاہیے. یہ فرمائیے گا کہ اس وقت کسان سراپا احتجاج ہیں پنجاب بھر میں, لاہور میں گرفتاریاں بھی ہو رہی ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ اس احتجاج کے بعد مسائل حل ہو سکتے ہیں؟ میں تو اس بات کا حامی اور سمجھتا ہوں کہ مذاکرات ہی ہونے چاہیے. مذاکرات کے ذریعے بڑے بڑے مشکل فیصلے جو ہیں, مشکل معاملات بھی حل ہوتے ہیں. احتجاج جو ہے وہ ایک ہے تو صحیح, لیکن اگر کسی کو تکلیف پہنچی ہے, کوئی مشکل میں ہے, تو وہ کیا کر سکتا ہے؟ پہلی بات تو ہے کہ وہ جو حاکم وقت ہے ان سے رابطہ کر سکتا ہے, درخواست کر سکتا ہے. اس کے بعد ایک احتجاج کا رستہ پرامن ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں اس سے پہلے مذاکرات جو ہیں وہ ضروری ہیں, مذاکرات کے ذریعے ہی حل ہوگا اور ہونا چاہیے.
ठीक है, मुज़ाकरात बहुत ज़रूरी हैं और मौजूदा हुकूमत को चाहिए कि किसानों के पास बैठे, उनके पास जाएं और जानें कि उनके मसाइल क्या है और हल क्या हो सकता है। शौकत अली चद्दर साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है, जो है सदर हैं किसान चैम्बर ऑफ एग्रीकल्चर पाकिस्तान। शौकत अली साहब, बहुत शुक्रिया दिन भर को वक्त देने के लिए। सर, कहिएगा कि किसान खुशहाल नहीं है, परेशान हैं, सरापा एहतजाज हैं, उनकी गिरफ्तारियाँ भी हो रही हैं। मौजूदा हुकूमत क्या इकदाम कर सकती है कि इस एक क्राइसिस को ख़त्म किया जा सके? जी बहुत शुक्रिया आपका। मौजूदा हुकूमत जो है इसकी ये बुनियादी जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि ये वाहिद हमारी गंदम की एक क्रॉप है जिसको हुकूमत बराह रास्त खरीदती है। बाकी तमाम फसलात जो है एक्सपोर्ट प्राइस तो वैसे 2 फसलात हैं जिसकी पंजाब हुकूमत अनाउंस करती है, एक हमारा गन्ना है और दूसरी हमारी ये गंदम है। लेकिन गंदम की वो वाहिद क्रॉप है जिसको बराह रास्त हुकूमत खरीद करती है और ये साल से ये एक ट्रेंड बना हुआ है और इसकी कीमतें खरीद भी हुकूमत वक्त ही ऐलान करती है ताकि मार्केट के अंदर स्टेबिलिटी रहे और किसान को उसका मुनासिब रेट मिल जाए। अगर ये देखें तो इसको मिनिमम सपोर्ट कहा जाता है। ये कम अज कम कीमत है, इससे कम पे तो किसी सूरत इसको बिकना ही नहीं चाहिए। ये हुकूमत की ये बुनियादी जिम्मेदारी होती है कि ये कम अज कम कीमतें खरीद से ऊपर तो बिक सकती है, ये इससे कम नहीं बिक सकती। इस वक्त हालत ये है कि ओपन मार्केट में किसान की गंदम जो है वो 2500 से लेकर 3000 रुपए में बिक रही है। अब हुकूमत को बहुत पहले से ये ख्याल करना चाहिए कि जब हुकूमत ये कैंपेन चला रही थी किसानों को इस बात पे कायल करने के लिए कि आप गंदम की फसल उगाएं, तो उस वक्त करोड़ों रुपए इस कैंपेन पे फार्मर गैदरिंग पे खर्च किए गए और निगरान हुकूमत इस बात का क्रेडिट भी लेती रही। सदर साहब, इस वक्त एक बहरानी कैफियत है मुल्क में। एक जानिब जो है वो किसान सरापा एहतजाज हैं, दूसरी जानिब नान भाई एसोसिएशन कह रहे हैं कि हम सस्ती रोटी जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। उनसे भी बात करेंगे। आफ्ताब गुल साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। चदर साहब, ये बताइएगा कि इस ऐसी सूरत हाल में हल क्या है आखिर, कि ये मामलात खुश उसलूबी से हल हो जाएं और किसी भी किस्म की कोई तलखी देखने में ना आए? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया जी आपका। देखें, तलखी हम बिल्कुल नहीं चाहते। हुकूमत होती है, हम इंशाल्लाह कभी भी हुकूमत के खिलाफ नहीं जाएंगे। ये जो आज हमने फैसला किया है ये हमारा फैसला नहीं है, ये तो नूर वाले का फैसला है। जो परेशान है, जिसकी दुकानें सील हो रही हैं, जिसकी बारहा जिसको पर्चे जुर्माने सहने पड़ रहे हैं, तो वो बेचारा बेबस होके उसके पास अल्लाह के बाद एक फार्म यूरी अपना एसोसिएशन होती है, तो वो जब उसके पास आता है तो वो हम भी बेबस है। हमने रोटी के लिए 12 काजी के रोटी जो है वो हम आपसी बेचने के लिए तैयार हैं। आप हमारे साथ बैठ के नान के ऊपर जो है वो एक जुल्म किया जा रहा है। देखिए, नान जो है उससे मैदे से बनता है। आफ्ताब साहब, बताइएगा कि जैसा कि आपने ऐलान किया हड़ताल का, गैर मुअय्यना मुद्दत तक ये हड़ताल होगी, तो क्या आपकी स्ट्रेटजी है, हिकमत अमली आपकी क्या है, किस तरह से आगे परस्यू करेंगे आप इससे? मोहतरमा, हमारी कोई स्ट्रेटजी नहीं है, ना हिकमत अमली है कोई ऐसी। हमने अपना एहतजाज ये रिकॉर्ड करवा रहा है कि हमें इसमें कुछ नहीं बच रहा। हमारा दुकानदार डेली नुकसान कर रहा है और ऊपर से उसको पर्चे और जुर्माने हो रहे हैं। अब बेबसी का इजहार है कि हम दुकानें बंद करके, फिर भी हमने कोई एहतजाज का ऐलान नहीं किया, हमने कोई वायलेशन की बात नहीं की। अब अगर हमारे दुकानदार को कुछ नहीं बचेगा तो उसके पास आखिरी हल यही होगा ना, वो बेचारा अपनी दुकान बंद कर देगा। और हमने क्या बंद करनी है? आफ्ताब गुल साहब, उम्मीद यही करते हैं कि मामला जरा खुश उसलूबी से हल हो जाएं। कल के प्रोग्राम में कोशिश करेंगे आपसे जरा डिटेल में इस हवाले से बात कर सकें और जो हुकूमती नुमाइंदगान हैं उनका मौक़िफ़ भी जान सके। बहुत शुक्रिया आफ्ताब गुल साहब। हमारे साथ शौकत अली चद्दर साहब, सदर किसान चैम्बर ऑफ एग्रीकल्चर पाकिस्तान, वो भी हमारे साथ मौजूद थे। आपका भी बहुत शुक्रिया। और अब आपको बताते हैं कि कराची के इलाके न्यू चाली के करीब दुकान में सिलेंडर धमाके से एक शख्स जान की बाजी हार गया, जबकि 6 अफराद झुलस कर जख्मी हो गए। सिलेंडर धमाकों का सिलसिला कराची में कोई नया नहीं है। मुल्क भर में गैस की किल्लत से करोड़ों लोग गैस सिलेंडर इस्तेमाल कर रहे हैं और इस किस्म की हादसात पर काबू पाने के लिए कोई प्लानिंग न होने से ऐसे वाकयात मामूल बन चुके हैं। जी हाँ, गुज़िश्ता सिर्फ एक माह में रमज़ान की बात की जाए तो 2 बच्चों समेत 11 अफराद ने सिलेंडर धमाकों में अपनी जान गंवाई, जबकि 1 दर्जन से ज़्यादा अफराद झुलस कर जख्मी हुए। कराची मच्छर कॉलोनी में दिसंबर 2023 में गैस सिलेंडर फटने का एक बड़ा धमाका हुआ था, जिसमें 2 मंजिला इमारत तक मुनहदिम हो गई थी और इसमें 3 अफराद जाँ बहक और 17 अफराद जख्मी हो गए थे। अभी मुल्तान में गैस सिलेंडर धमाके से इमारत गिरने से 9 अफराद के जाँ बहक होने का वाकया भूला और आज फिर से ये सिलेंडर धमाका हुआ है जिसमें एक शख्स जाँ बहक हो गया है। इसी बारे में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं
डॉक्टर आबिद शेख साहब हैं जो कि रेस्क्यू डायरेक्टर हैं, और इसके अलावा हमारे साथ शुएब बनी ब्यूरो चीफ सिंध मौजूद हैं, उनसे भी इस हवाले से बात करेंगे। अपने मेहमानों से इस हवाले से भी बात करते हैं, लेकिन पहले इस वाक़े के हवाले से जान लेते हैं कि इसकी क्या मुहर्रिकात थे और क्या चीज़ें सामने आई हैं। शाहमीर खान हमारे साथ मौजूद हैं। शाहमीर, बताइएगा। थाने की हदूद में वाक़ है और आई चंडीगढ़ रोड से बिल्कुल साथ ही मुंसलिक है। इस जनरेटर मार्केट में अब से चंद घंटों पहले जो है वो धमाका हुआ और धमाके के नतीजे में 6 अफराद जो है ज़ख्मी हुए, जबकि एक शख्स जान की बाजी भी हार गया। धमाका शदीद नौइयत का था, जिसके नतीजे में ना सिर्फ दुकान की छत जो है वो गिर गई है, बल्कि शदीद नौइयत का इस दुकान में मौजूद जो सामान है उसको भी नुकसान पहुँचा है। हमारे साथ सीनियर डायरेक्टर KMC म्यूनसिपल कमिश्नर के मौजूद हैं, अनवार बलूच साहब। सर बताइएगा थोड़ा सा, इस वक़ूए पे जब आप पहुँचे, इत्तला कब मिली, यहाँ पे अंदर क्या सूरत हाल देखी? इत्तला ये थी कि एक आग लगी, हमें ये नहीं पता लगा कि ब्लास्ट हुआ। तो हमारी टीम उस साइड पे थी जो एजुकेशन वाली साइड पे, वहाँ रिस्क्यू कर रहे थे। बाद में थोड़ी देर के बाद पता लगा, 5-10 मिनट के बाद, इस साइड पे भी आग लगी हुई। तो दूसरी टीम हमने इस साइड पे भेज दी, उन्होंने आके इस साइड को भी कवर कर लिया। धमाका तो हुआ है, अब अल्लाह बेहतर जाने किस चीज़ का है, ये तो अभी हमें पता नहीं लगेगा। तमाम रेस्क्यू का अमल जारी है यहाँ पे, और बोला ही जा रहा है कि इब्तदाई तफ्तीश के मुताबिक ये सिलेंडर का धमाका था, जो कि एक ह्यूमन एरर की वजह से जो है पेश आया। जी ठीक है शाहमीर, हमें तमाम तर डिटेल्स बता रहे थे इस वाक़े के हवाले से। मज़ीद बात कर लेते हैं, शुएब वर्नी हमारे साथ मौजूद हैं। शुएब, बताइएगा कि इस तरह का ये जो वाक़या है ये पहली दफ़ा कराची में नहीं हुआ है। हमने देखा है कि ये वाक़यात मामूल बन चुके हैं, तो इसके पीछे वजूहात क्या है, मुहर्रिकात क्या है? क्या गैर मयारी सिलेंडर्स दुकानों में फ़रोख्त किए जाते हैं? इंतज़ामिया क्या कर रही है? जी देखें, बिल्कुल जब से गैस का बुरहान यार शिद्दत कर गया है तो उसके बाद से ये धमाके होना मामूल हो गया है। हर महीने ही हम देखते हैं कि कराची के किसी न किसी रिहायशी इलाके में, किसी सनती इलाके में, किसी जैसे ये दुकान थी यहाँ पे भी गैस का धमाका होता है। अमूमन ये होता है कि पहले गैस की लीकेज हो रही होती है, जब वहाँ कोई माचिस की तीली वगैरह जलाई जाती है तो वहाँ पे धमाका हो जाता है, या ये सिलेंडर फट जाते हैं जिनको नकारा सिलेंडर करार दिया जाता है। तो इसी किस्म के ये जो वाक़यात हैं ये आए दिन पेश आ रहे हैं। आज भी जिस तरह से ये न्यू चाली के इलाके में जो दुकान में धमाका हुआ है, इसकी CCTV फुटेज भी सामने आई है। उस वीडियो में देखा जा सकता है कि इस ब्लास्ट का कितना ज़्यादा इम्पैक्ट था। जिस वक्त ये ब्लास्ट होता है तो गर्द गुबार उड़ के बहुत तेज़ी के साथ जाती है, जो कि CCTV वीडियो में दिखाई दे रही है। ये अभी तक की जो रिपोर्ट है उसमें यह है कि ये मलबा उठाने का काम इस वक्त जारी है, लेकिन जो कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स है उन्होंने अपना अब से कुछ देर कबल एक बयान जारी करा है, और उन्होंने उस बयान में यही बात कही है कि जो रेस्क्यू का काम है वो सुस्त रवि के साथ जारी है और वो उससे मुतमईन दिखाई नहीं देते, जबकि रेस्क्यू के इदारे जो हैं इस वक्त उस जगह पर अभी भी मौजूद हैं। और उन्होंने इस चीज़ को कंफर्म किया है कि मज़ीद कोई विक्टिम्स वगैरह वहाँ पर इस मलबे में मौजूद नहीं है। तमाम जो ठीक है, इस हवाले से जो है वो खासी डिटेल सामने आई हैं। शुएब बनी साथ रहिएगा। डॉक्टर आबिद शेख साहब भी फरमाइएगा, आपका व्यू पॉइंट क्या है इस मामले पर? एक वाक़या पेश आता है, हम उसको भुला देते हैं जब तक कि कोई दूसरा अफसोसनाक वाक़या पेश नहीं आ जाता, और क्यों इस बारे में अभी तक आपके ख्याल में ऐसे इकदाम नहीं उठाए गए कि इन वाक़यात को हम रोका जा सके, इनको मिनिमाइज कर सके? पहले तो बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने मुझे प्रोग्राम में लिया, और आज ये एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया और जिसमें 6 ज़ख्मी और 2 जो है डेड बॉडीज हमने वहाँ से शिफ्ट की। जहाँ तक ताल्लुक है कि इस तरह के वाक़यात फ्रीक्वेंटली हम लोगों को देखने में मिल रहे हैं, उसकी सिर्फ वजह ये है कि जो हमारे इस वक्त पॉलिसीज़ हैं, इम्प्लीमेंटेशन उसमें क्वेश्चन मार्क है। अगर आप देखें, जहाँ तक सिलेंडर्स की बात करते हैं हमेशा उसकी रेगुलेटरी अथॉरिटी भी है, और सिर्फ ह्यूमन नेग्लिजेंस की वजह से ना उसको सही तरीके से ट्रांसपोर्ट किया जाता है, ना उसकी प्रॉपर्ली स्टोरेज की जाती है, और ये लीकेज और इसकी हाइड्रोस्टैटिक टेस्टिंग ना होने की वजह से इस तरह के हम वाक़यात देखने को मिल रहे हैं। जहाँ तक इस वाक़े का ताल्लुक है वो भी अभी हमें देखना होगा, क्योंकि इनिशियली इतलात ये हैं कि ये सिलेंडर का धमाका है, लेकिन क्योंकि ये पूरी जो मार्केट थी, ये जहाँ पर जनरेटर्स होते हैं, जनरेटर्स की मार्केट है, तो ये भी हमें देखना बहुत ज़रूरी है कि जनरेटर्स की मार्केट में सिलेंडर का क्या काम था या सिलेंडर से क्या काम लिया जा रहा था। तो मेरे ख्याल से जैसे ही ऑपरेशन कंप्लीट होगा, इसके बाद जो रेलेवेंट इदारे हैं इसकी तहकीकात करेंगे तो फिर एक्चुअल पता चल सकेगा इसकी एक्चुअल वजह क्या थी। डॉक्टर साहब, जो रेस्क्यू के इदारे हैं डेफिनेटली वो अपनी कार्रवाइयाँ करते हैं, इसके साथ साथ उनकी रिकमेंडेशंस भी डेफिनेटली होती होंगी। क्या हुकूमती इदारों को इस हवाले से क्या कोई बात की गई है कि कैसे इन वाक़यात पर काबू पाया जा सकता है, या कैसे
ऐसे नुकसानात से बचा जा सकता है? देखिए, रेस्क्यू 1112 की जब हम बात करते हैं तो इस तरह के सारे जो इंसिडेंट्स होते हैं उसमें हम लोग एज अ फर्स्ट रेस्पॉन्डर काम करते हैं। आज का वाकया भी 11:15 बजे पेश आया और जो हमारी जो रूटीन प्रैक्टिस होती है वो यही है कि जैसे ही ऑपरेशन कंप्लीट होता है तो हम इसकी प्रॉपर रिपोर्ट बनाते हैं और रेलेवेंट हम जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो गवर्नमेंट के इदारे हैं, उसको हम सबमिशन कर देते हैं। जहाँ तक गवर्नमेंट की पॉलिसीज का ताल्लुक है या गवर्नमेंट की इम्प्लीमेंटेशन का ताल्लुक है तो आपको बिल्कुल याद होगा कि लास्ट टाइम जब ये फायर के इंसिडेंट्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे तो उसके बाद गवर्नमेंट की पॉलिसी थी जिसके तहत फिर ऑडिट कराई गई और ऑडिट की रिपोर्ट सामने आई और उसके बाद ना सिर्फ रेस्क्यू 1112 बल्कि इसके साथ जो KMC का इदारा है, फायर ब्रिगेड है, उन्होंने भी यहाँ पर ड्रिल्स कराना शुरू कर दिए हैं। और देखिए, बात ये कि हम अपनी रिकमेंडेशन दे सकते हैं, एक टेक्निकल असिस्टेंस जरूर दे सकते हैं, लेकिन जो मेजर चीज ये है कि क्योंकि प्राइवेट सेक्टर इसमें इन्वॉल्व है सारा, उनकी प्राइमरी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इंश्योर करें कि इस तरह की जो है वो वाकयात में कमी इसी तरह से पेश हो सकती है कि जब वो इंश्योर करें कि जो पॉलिसीज हैं उनकी इम्प्लीमेंटेशन प्रॉपर्ली वहाँ पर हो। बिल्कुल, पॉलिसीज की इम्प्लीमेंटेशन होना बहुत ज़रूरी है। शुएब बरनी, मैं आपकी तरफ आऊँगी, कहिएगा कि इस तरह का वाक़या जब भी रूनुमा होता है, हुकूमत की जानिब से मजम्मत की जाती है, तहकीकात का हुक्म दिया जाता है, रिपोर्ट जमा करवाने का कहा जाता है, लेकिन आज तक किसी को कोई सज़ा नहीं हो पाई, इस बारे में आप क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, आपने वैलिड पॉइंट उठाया है। अमूमन इस वाक़े की तहकीकाती टीम तश्कील दी जाती है, वो इंक्वायरी रिपोर्ट सामने लेकर आती है, लेकिन इस तरह के मामलात के सद्देबाब के लिए, महरिकात के लिए, उसको ख़त्म करने के लिए कि आइंदा इस किस्म के हादसात रोनुमा ना हो या कम अज़ कम उनको मिनिमाइज़ किया जा सके, उसके लिए एक्शन सामने नहीं आते। देखिए, ये जो वाक़यात होते हैं अमूमन ये ज़्यादातर ह्यूमन नेग्लिजेंस की वजह से ही होते हैं कि इंसानी गफलत होती है और वो फिर जानलेवा हादसा में कन्वर्ट हो जाती है। तो आज भी ये जो वाक़या है, ये इब्तिदा में जिस तरह से ब्लास्ट हुआ, उसकी जो CCTV आई है, उसके बाद एक मतलब जनरेटर की मार्केट के अंदर इतना ज़ोरदार किस्म का जो धमाका हुआ, उसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है। तो इसी किस्म के मामलात आते हैं। अब तो ये क्योंकि गैस सिलेंडर तो हर घर में मौजूद है और ये हादसात का पेश खेमा साबित हो रहा है। आए दिन रिहायशी इमारतों में, फ्लैट्स में इसकी वजह से धमाके होना शुरू हो गए। तो यकीनी तौर पे इसके लिए कोई कमेटीज़ को तश्कील दिया जाए या जो कमेटीज़ ऑलरेडी मौजूद हैं उनसे इम्प्लीमेंटेशन हम उम्मीद करते हैं कि इस हवाले से प्रॉपर जो है वो पॉलिसीज़ बनाई जाएंगी और जो जिम्मेदारान हैं उन्हें भी कटहरे में लाया जाएगा। बहुत शुक्रिया शुएब बरनी, ब्यूरो चीफ सिंध। हमारे साथ डॉक्टर आबिद शेख साहब हमारे साथ मौजूद थे, आपके वक्त का भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, पाकिस्तान में 25 साल बाद भी पोलियो के केसेस रिपोर्ट होना अचंभे से कम नहीं। दुनिया भर के ममालिक ने पोलियो का खात्मा कर लिया, मगर पाकिस्तान और अफगानिस्तान ताहाल इस मसले को हल करने में मसरूफ है। पाकिस्तान में अपने बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाने से इनकार करने वाले वालिदैन को सजा देने के लिए ताहाल कोई कानून साजी नहीं की गई। सिर्फ इंतजामिया सरकारी काम में मुदाखलत जैसे इल्जामात के तहत मुकदमात दर्ज करती है। मुल्क भर में इंसदाद पोलियो मुहिम का आगाज कर दिया गया है। डिप्टी कमिश्नर हैदराबाद तारिक कुरैशी की जानिब से मुरासला जारी किया गया, जिसमें पोलियो से बचाव के कतरे पिलाने से इनकार करने वाले वालिदैन को 1 माह कैद और 50,000 रुपए जुर्माने की देने का ऐलान किया गया है। पाकिस्तान में पोलियो के मर्ज के खात्मे के लिए कोशिशें हमेशा से जारी हैं और अब देखना यह है कि ये कोशिशें किस हद तक जो है वो कामयाब होती हैं। सैयद कासिम अली शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सूबाई वज़ीर सेहत KP हैं। शाह साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले तो ये फरमाइएगा कि 25 साल से ये इंसदाद पोलियो मुहिम जारी है, क्या वजह है कि दुनिया भर में ये मुहिम कामयाब हो गई लेकिन हम उस हद तक अभी कामयाबी हासिल नहीं कर सके? जी बिल्कुल, 25 साल हो गए हैं कि पोलियो की जो एक कैंपेन है वो लॉन्च की गई है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इसमें एक बहुत बड़ा जो वजह है वो ये भी है कि हमारा जो पड़ोसी मुल्क है अफ़गानिस्तान, वहाँ से भी ये वायरस जो है पाकिस्तान में आ रहा था और आ रहा है, जिसकी वजह से शायद हम उसको मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं कर पाए। इसकी वजह एक और ये भी है कि कुछ हमारे जनूबी अज़ला हैं, वहाँ पर वालिदैन जो हैं वो अपने बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाने में ज़रा से हेजिडेंट होते हैं, नहीं पिलाते, और कुछ रिफ्यूज़ल्स आती हैं। कुछ तादाद ऐसी बच्चों की होती है जो रह जाती है पोलियो के कतरे से, जिसकी वजह से ये पोलियो जो है मुकम्मल तौर पे ख़त्म नहीं हो पाया। लेकिन इंशाअल्लाह ताला जब मैंने चार्ज संभाला है तो मैंने इसमें आउटब्रेक कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई है, जिसमें तमाम DHOs को EPI कोऑर्डिनेटर्स के साथ लिंक किया है और वो एग्रेसिवली अपने अपने ज़िलों में जो है वो कैंपेन कर रहे हैं। जैसे आपको पता भी है कि 29 तारीख से हमारी पोलियो ड्राइव जो है वो शुरू हुई है पूरे सूबे में और घर घर जाके पोलियो की कैंपेन की जा रही है, बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए जा रहे हैं।
केपी की बात करें तो हमने देखा है कि वहाँ पर पोलियो वर्कर्स को निशाना भी बनाया जाता है। इन 12 सालों के दौरान 109 हलाकतें रिपोर्ट हुई हैं, 162 ज़ख्मी हुए हैं, जबकि 13 कारकुनों को अगवा भी किया गया है। लेकिन उसके बावजूद भी केपी से पोलियो का खात्मा नहीं किया जा सका, इसकी क्या वजह है? देखिए जी, बिल्कुल लोग शहादतें भी हुई हैं, लोगों ने कुर्बानियाँ भी दी हैं, अगवा भी हुए हैं, और उनकी जो ये कुर्बानियाँ हैं ये कभी रायगां नहीं जाएंगी। और जहाँ तक आपने कहा कि क्यों ख़त्म नहीं हो पाया, तो जैसे मैं बता रहा था कि कई रिफ्यूज़ल्स आई हैं। जैसे जनूबी अज़ला में वालिदैन जो हैं कुछ मिसकंसेप्शंस की वजह से, कन्फ्यूजन की वजह से, मिसगाइडेंस की वजह से वालिदैन जो है अपने बच्चों को जो है पोलियो ड्रॉप्स नहीं पिलाते। इसके अलावा अफ़गानिस्तान से जो लोग पाकिस्तान की तरफ आते हैं वो भी कई ऐसे होते हैं जो वायरस लेके आते हैं, और जिसकी वजह से वायरस जो है पूरी तरीके से ख़त्म नहीं हो पा रहा था। इसके अलावा आपको पता है कि जो दहशतगर्दी की लहर थी, जो हालात थे, उससे भी हमारी लोगों का मुकाबला था। तो काफ़ी चैलेंजेस थे जिसकी वजह से पोलियो जो है वो पूरी तौर पे अभी तक ख़त्म नहीं हो पाया। लेकिन मैं ये बात वाज़ेह करता चलूँ कि जो एग्रेसिव मोड हमने अडॉप्ट किया है, जिस तरह हमारी DHOs को EPI की कोऑर्डिनेटर्स के साथ लिंक किया है, टेक्नोलॉजी का हम इस्तेमाल कर रहे हैं, GPS मैपिंग का यूटिलाइजेशन कर रहे हैं, तो इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्दी सब ये फरमाइएगा कि गुज़श्ता साल एक रिपोर्ट सामने आई थी जिसमें मुल्क भर की 40 यूनियन काउंसिल्स को इंतहाई खदशात का हामिल पोलियो के हवाले से करार दिया गया था। इनमें से कुछ इलाके खैबर पख्तूनख्वा के भी थे। वहाँ पर क्या इकदाम उठाए गए हैं? कोई 40 यूनियन काउंसिल्स थी जो पूरे पाकिस्तान में थी, जिसमें से अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 17 यूनियन काउंसिल्स का ताल्लुक जो था वो खैबर पख्तूनख्वा से था, और जिसमें पेशावर की कुछ यूनियन काउंसिल्स भी शामिल थी। हम लोगों ने वहाँ पर जो है अपनी सिविल डिस्पेंसरीज को बनाया हुआ है, वहाँ पर वैक्सीनेशंस हो रही हैं, बर्ड की ज़बरदस्त किस्म से एग्रेसिवली उधर जो है पोलियो कैंपेन जो है वो जारी है। और इंशाअल्लाह ताला ये 17 यूसीज जो हैं अगर आप देख लें तो इंशाल्लाह उसमें मुझे पूरी उम्मीद है कि कोई ऐसा पोलियो का केस आपके कर रहे थे। आपने कहा कि कुछ वालिदैन भी ऐसे होते हैं जो बच्चों को कतरे नहीं पिलाते हैं, तो इस हवाले से अभी तक पाकिस्तान में कानून साजी क्यों नहीं हो सकी? देखिए जी, ये आपका जो सवाल है बिल्कुल कानून साजी होनी चाहिए थी, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अगर आप देख लें तो जो कानून साजी का प्रोसीजर होता है, हमारा जो खैबर पख्तूनख्वा की अगर मैं बात करूं तो हमारे लोग जो हैं अगर उनके साथ मुज़ाकरात की जाए, उनके साथ टेबल टॉक की जाए, उनको समझाया जाए कि अभी मैं उलमा इकराम को हमारे तबलीगी भाई हैं उनको, असातिज़ा को, और जो हमारी जो सोसाइटी है उनके लोगों को इन्वॉल्व कर रहा हूँ ताकि अच्छे तरीके से हम उनको एडवाइस कर सकें, उनको समझा सकें और उनको ऑन बोर्ड लेके पोलियो के कतरे वो अपने बच्चों को पिलाएं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि कानून साजी की ज़रूरत पड़ेगी तो कानून साजी के पहले ये चैप्टर आई थिंक फेडरल का था, तो इंशाअल्लाह ताला जो ज़रूरत होगी हम उस पर पूरा उतरेंगे, कानून साजी भी करेंगे जहाँ ज़रूरत होगी। ठीक है, कानून साजी बहुत ज़रूरी है। हमारे साथ हमारे मेहमान सैयद कासिम अली शाह साहब मौजूद थे। सर, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। दिन भर में आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं अब छोटे शहरों के बड़े मसले की कि ज़िला झंग की तहसील शोरकोट में गायनी अस्पताल में मरीजों को डॉक्टर्स की कमी के बायस सेहत जैसी बुनियादी सहूलियात ही मुयसर नहीं है। अस्पताल में गायनोकोलॉजिस्ट और चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स की सीटें अरसा दराज से खाली पड़ी हैं। महकमा सेहत की अदम दिलचस्पी से शहरियों और मरीजों को मुश्किलात का सामना है। इसी बारे में मज़ीद जान लेते हैं। शोरकोट से खालिद शहजाद हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। खालिद, क्या सूरत हाल है यहाँ पर? इस वक्त मैं मौजूद हूँ शोरकोट गायनी हॉस्पिटल में, जहाँ पर मरीज़ों को शदीद मुश्किलात का सामना है। यहाँ पर चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर और गायनोकोलॉजिस्ट लेडी डॉक्टर ना होने की वजह से जो गायनी मरीज़ हैं उन्हें शदीद परेशानी का सामना। हमारे साथ इस टाइम शायरी मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं उनका क्या कहना है। यहाँ पर ना कोई चिल्ड्रन डॉक्टर है ना कोई सीनियर डॉक्टर है। मैं MS डॉक्टर से रिक्वेस्ट करता हूँ यहाँ पर जो है फिल फॉर अमला जो है पूरा किया जाए ताकि आने वाले शहरियों को जो है मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। जी, जैसा कि आपने शहरी की बात सुनी, उनका यही कहना है कि इधर जो गायनी हॉस्पिटल है, इधर गायनोकोलॉजिस्ट ना होने की वजह से और चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर ना होने की वजह से जो मरीज़ों को है वो शदीद परेशानी का सामना है। दूर दराज से मरीज़ जो आते हैं इधर। ठीक है, इस बारे में हमें हमारे रिपोर्टर आगाह कर रहे थे खालिद शहजाद। अब देखना यह है कि हुकूमत इस हवाले से क्या इक़दाम उठाती है और क्या इस हवाले से आवाम को कोई सहूलियात मिल पाती हैं या नहीं। आज के प्रोग्राम से इतना ही, कल फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।